बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू महियुद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। और हम केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर नंबर 21 यूनिट 5 और हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इंथाल्पी एंड हेसेस लॉ। ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। स्टूडेंट्स, इंथाल्पी मेजरमेंट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन इज ग्लास कैलोरीमीटर, ग्लास कैलोरीमीटर। स्टूडेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट है। और दूसरा है बॉम कैलोरीमीटर। हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ग्लास कैलोरीमीटर किस लिए यूज होता है? फॉर मेजरमेंट ऑफ इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। न्यूट्रलाइजेशन और इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए। स्टूडेंट्स, इसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा? Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा टी। स्टूडेंट्स, M क्या है? ये मैस ऑफ रिएक्टेंट्स है। S क्या है? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और डेल्टा टी क्या है? स्टूडेंट्स, ये चेंज इन टेम्परेचर है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को थोड़ा सा डिस्कस करें कि ये क्या है। इट इज हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन फॉर गिवन मैस। गिवन मैस। स्टूडेंट्स, किसी चीज के गिवन मैस के लिए फॉर गिवन मैस आप गिवन मैस की जगह स्पेसिफाई कर दें फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 kg। स्टूडेंट्स, इसके यूनिट्स आप कैसे ले रहे हैं? इसके यूनिट्स हैं जूल्स पर केल्विन पर ग्राम्स। Energy required to increase the temperature of 1 gram of a material through 1 Kelvin। स्टूडेंट्स, ये किलो जूल भी हो सकता है, ग्राम की जगह किलोग्राम भी हो सकता है। इट्स ओके। और S वैल्यू फॉर वाटर इज 4.2। 4.2। स्टूडेंट्स, ग्लास कैलोरीमीटर एक बड़ा सिंपल सा मेथड है फॉर मेजरमेंट ऑफ इंथाल्पी। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करते हैं। इसके बाद एक दूसरी चीज है बॉम कैलोरीमीटर। बॉम कैलोरीमीटर। बॉम कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर इंथाल्पी ऑफ कंबशन। इंथाल्पी ऑफ कंबशन फॉर फूड, फॉर फ्यूल एटसेट्रा। इन मटेरियल्स की मेजरमेंट की जाती है। स्टूडेंट्स, बॉम कैलोरीमीटर में प्रेशर इज केप्ट 20 atm फॉर ऑक्सीजन इनसाइड द बॉम कैलोरीमीटर। और यहां पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। पहले इसके लिए फॉर्मूला लिख दें। इंथाल्पी मेजरमेंट इज C इंटू delta T। Students, what is this C? This is heat capacity. Heat capacity. Student, what is heat capacity? Amount of energy required to increase the temperature of a system through 1 degree। यहां पर सिस्टम का मैस मेंशन नहीं करते। स्टूडेंट्स, C is equal to M into S। अब देखें, M मैस है, दैट इज ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई एस। एस के क्या यूनिट्स हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। ये है जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स, ये ग्राम इधर कट गया पर ग्राम के साथ। तो इसके सी के क्या यूनिट्स हमें नजर आ गए? जूल्स पर
केल्विन, यानी इसमें मैस मेंशन नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स एमसीक्यू लिखता हूं, हीट मेजरमेंट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर is done at constant temperature beta, pressure Charlie, volume delta all। स्टूडेंट्स बॉम्ब कैलोरीमीटर इस तरह का एक अपरेटस होगा, इसके अंदर 20 एटीएम पे ऑक्सीजन गैस फिल की जाएगी। इसके अंदर एक बर्निंग अपरेटस होगा जो गिवन मटेरियल को कंबसन कर देता है। स्टूडेंट्स जब उसकी कंबसन होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू गैस एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वॉल्यूम ऑफ गैस। वो गैस चूंकि इसी बॉम्ब के अंदर रहती है सो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। प्रेशर क्यों नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन कंबसन के दरमियान कंज्यूम हो जाती है तो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली, वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स 2017 में एक एमसीक्यू पेपर में आया था एमडी कैट के, दैट इज 50 सीएम क्यूब 1 मोलर HCl एंड 50 सीएम क्यूब 1 molar NaOH added to glass calorimeter। S for water is like 4.18 and delta T is 6.5। what would be heat? What would be heat? It would be option plus 54 kilojoule per mole, beta option minus 54 kilojoule per mole, Charlie it is 58.8 kilojoule per mole and delta option is minus 58.8 kilojoule per mole। स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हीट इज m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। स्टूडेंट्स हमें सीएम क्यूब सॉल्यूशन के गिवन है लेकिन उसका मैस गिवन नहीं है। स्टूडेंट्स अगर डेंसिटी गिवन हो तो हम डेंसिटी फार्मूला से मैस कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी भी गिवन नहीं है तो हम इसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझ लेते हैं कि 50 सीएम क्यूब इज 50 ग्राम और 2 टाइम 50 सीएम क्यूब है तो स्टूडेंट्स इसका मैस कितना होगा? 50 प्लस 50 इट इज 100 ग्राम इनटू एस। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या है? 4.18 और ये क्या होती है? जूल्स पर ग्राम पर केल्विन इनटू डेल्टा टी। स्टूडेंट्स इट इज 6.5 और ये क्या होगा? केल्विन। स्टूडेंट्स ये केल्विन कट गया, ये पर ग्राम ग्राम से कट गया और ये बाकी क्या बचेगा? जूल्स में। स्टूडेंट्स इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2717 जूल्स और आप इसको डिवाइड विथ 1000 कर दें तो ये बन जाएगा 2.717 किलो जूल। स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो है आपको जो ऑप्शन मिल रही है वो किलो जूल्स पर मोल में है। ये कितने मोल की है? स्टूडेंट्स ये देखें 1 मोल मोलर सॉल्यूशन कितने सीएम क्यूब में होता है? 1000 सीएम क्यूब में। तो सॉल्यूशन 1 मोलर था और आपने उसमें से कितने मोल होंगे
1 mole in 1000 cm cube, x mole in 50 cm cube. तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 1000, इट इज 0.05. तो अब आप ये समझें कि अगर एक गिवन वैल्यू थी तो वो वैल्यू थी 17 किलो जूल, और उसे पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए उसके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स कर दें 0.05, आंसर बिकम्स -54. तो ये माइनस कहां से आ गया स्टूडेंट्स, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज अ नेगेटिव चेंज. Enthalpy of neutralization is always a negative change. So best option is option beta. Students, अब हम Hess's law और उसके बाद इन सारे टॉपिक्स के जनरल क्वेश्चंस को लेकर आएंगे. Hess's law. Hess's law of heat summation क्या कहता है, अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, उसकी इंथाल्पी चेंज इक्वल होगी. डेल्टा एच एक्स इज डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 एंड सो ऑन. इफ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम, then their enthalpy change is same whether reaction take place in one step or multiple step regardless of the route of reaction. Students, इसको दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, summation delta H is equal to 0 for a cyclic process. अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो उसकी नेट इंथाल्पी चेंज कितनी होगी, 0 होगी. स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और हेसेस लॉ को हम अप्लाई करके बॉर्न-हार्बर साइकिल की मदद से लेटेस्ट एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं. स्टूडेंट्स, मैं बॉर्न-हार्बर साइकिल के क्वेश्चन सॉल्व करने पे यहाँ पे फोकस करूंगा, लेकिन बॉर्न-हार्बर साइकिल में हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. एंट्री टेस्ट में तो आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग हिंट्स ही दिए जाएंगे. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है, enthalpy change of dash cannot be measured directly. Option alpha is carbon monoxide, option beta is Al2O3, option Charlie is B2O3 and option delta is all of these, and correct option is option delta. Students, जो ऑक्साइड्स बनते हैं मोस्ट प्रोबेबली मेटल ऑक्साइड्स, यहाँ पर एक नॉन मेटल ऑक्साइड भी है बोरोन का. मेटल ऑक्साइड स्टूडेंट्स ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर जो कि इनहिबिट कर देते हैं, इनहिबिट कंप्लीट कंबशन. तो फिर उन्हें डिफरेंट स्टेप्स यूज करके थ्रू हेसेस लॉ मेजर किया जा सकता है, डायरेक्टली उनको मेजर नहीं किया जा सकता. स्टूडेंट्स, एक 2014 का एमसीक्यू आपको करवाता हूं, एमडी कैट 2014 का है क्वेश्चन. वो रिएक्शन गिवन है कार्बन प्लस O2, इट गिव्स CO2 गैस एंड इट इज 393.7 किलोजूल पर मोल. सेकेंड इक्वेशन इज CO गैस एंड हाफ O2 गैस, इट फॉर्म CO2 गैस. It is 380, it is 283 kilojoule per mole. And third equation is carbon solid and half O2 gas, it forms CO. Students, इसकी इंथाल्पी चेंज मेजर करनी है and it is enthalpy of formation of carbon monoxide as well.
स्टूडेंट्स ऑप्शंस नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूं। इट इज वेरी सिंपल, आपको पता है ये बुक की वैल्यूज यूज हुई हैं। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखें, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, इट फॉर्म CO2 गैस। स्टूडेंट्स इट इज डेल्टा HX। अगर कार्बन के साथ हाफ मोल ऑक्सीजन मिले, इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा H1। और स्टूडेंट्स अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाफ मोल ऑक्सीजन और भी मिल जाए, इट रिप्रेजेंट डेल्टा H2 और ये CO2 है। स्टूडेंट्स डेल्टा H2 कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 बनना, ये इक्वेशन है, कितनी वैल्यू है? -283। और डेल्टा HX कार्बन डाइऑक्साइड बनना फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, इट इज -393.7 किलोजूल पर मोल। तो स्टूडेंट्स इस पे आप हेसेस लॉ अप्लाई करें, डेल्टा HX इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा HX माइनस डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस 393.7 माइनस इंटू -283 इज इक्वल टू डेल्टा H। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो -110.7 किलो जूल्स पर मोल। स्टूडेंट्स इस तरह से हेसेस लॉ के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इसके रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, विच इज कंसिडर अ रिएक्शन एज N2 प्लस 2O2 gas, it form 2NO2 and its energy change is 92 kilojoule per mole. Second reaction is 2NO plus O2, it gives 2NO2. Delta H is -158 kilojoules per mole. Calculate the enthalpy for N2O2 2NO. Calculate the enthalpy change for this given reaction. Calculate this value. स्टूडेंट्स ऑप्शन इसमें लिख रहे हैं, ऑप्शंस आर 250 किलोजूल पर मोल, बीटा -250 किलोजूल पर मोल, चार्ली -66 किलोजूल पर मोल एंड डेल्टा +66 किलोजूल पर मोल। तो स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें इसके लिए बोर्न हार्बर साइकिल ड्रा करना पड़ेगा या हेसेस लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। लुक एट दिस, लाइक N2 plus 2O2 it gives 2NO2। स्टूडेंट्स आप इसको डेल्टा HX कहेंगे और इसकी वैल्यू ऊपर वाले रिएक्शन में गिवन है विच इज 92 किलोजूल पर। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद O2 इट इज डेल्टा H1, ये बन जाएगी NO2 मोल। यही हमने फाइंड आउट करनी है। और स्टूडेंट्स जब NO में फर्दर O2 डाल देते हैं तो ये डेल्टा H2 बन जाती है और उसकी वैल्यू गिवन है -158। तो अब आप इस पे अप्लाई करें हेसेस लॉ को, डेल्टा HX इज डेल्टा H1 डेल्टा H2, हमने डेल्टा H1 फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा HX माइनस डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1। डेल्टा HX कितनी है? 92 माइनस -158। तो डेल्टा H1 स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो गया और इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपको ये आंसर कितना मिल जाएगा? +250 किलो जूल पर मोल। एंड ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? स्टूडेंट्स ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आई है।
स्टूडेंट्स अब बॉर्न हार्बर साइकिल की थोड़ी सी बात कर दें। बॉर्न हार्बर साइकिल, स्टूडेंट्स बॉर्न हार्बर साइकिल इज एप्लीकेशन of Hess's law. It is used to calculate lattice energies. स्टूडेंट्स लैटिस एनर्जीज डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं की जाती, ये इनडायरेक्टली कैलकुलेट की जाती हैं। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। इसमें हम बॉर्न हार्बर साइकिल फॉर सोडियम क्लोराइड को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज बॉर्न हार्बर साइकिल फॉर सोडियम क्लोराइड। आप काफ़ी सारे स्टेप्स को देखेंगे, फिर हम इसकी कैलकुलेशन पे आते हैं और इसके लिए हम आपको कुछ MCQ भी करवा देंगे। For example, we want to start with sodium chloride. तो स्टूडेंट्स अगर सोडियम सॉलिड हो और हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस हो, आप जब उसे हीट करेंगे तो आप उसे कन्वर्ट कर देते हैं सोडियम गैस में और हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस। स्टूडेंट्स क्लोरीन में कोई चेंज नहीं आई, सोडियम में चेंज आई, तो ये चेंज होगी इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड इट्स वैल्यू फॉर सोडियम इज 108 किलो जूल्स पर मोल। स्टूडेंट्स इसको आप दोबारा हीट करें, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ Cl2 गैस। स्टूडेंट्स अब ये गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो ये तो हो गई इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और सोडियम के लिए 496 किलो जूल पर मोल है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आप दोबारा हीट करते हैं तो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, सोडियम प्लस 1 गैस, 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन गैस। स्टूडेंट्स यहां पर क्लोरीन मॉलिक्यूल थे, अब क्लोरीन एटम बन गए। इसकी जो इंथाल्पी है ये इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर क्लोरीन होगी, दैट इज 121 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट्स अब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ऐड हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन फिनिटी होती है गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो सोडियम प्लस 1 गैसियस एंड क्लोरीन माइनस 1 गैसियस। स्टूडेंट्स ये आयन बन गए और इस वक्त जो एनर्जी है ये होगी डेल्टा एच ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज -349। स्टूडेंट्स अगर आज आप इसको और भी नीचे लेकर आए तो गैसियस आयंस से 1 मोल सॉलिड बनना क्रिस्टल की फॉर्म में, ये एनर्जी क्या कहलाती है, ये लैटिस एनर्जी कहलाती है। और स्टूडेंट्स एलिमेंट्स से 1 मोल कंपाउंड बनना ये क्या कहलाती है, ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड इट इज -411 किलो जूल्स पर मोल। तो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी। अब जरा आप कुछ चीजों को समझें। डेल्टा एच एफ सारी वैल्यूज के इक्वल होता है, डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। हमने मैयर क्या करना है, डेल्टा एच एल, डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एच एल। स्टूडेंट्स डेल्टा एच एक्स क्या है, इसमें इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम भी आ गई, इसमें इंथाल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम भी आ गई, इसमें इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन भी आ गई, इसमें इंथाल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आ गई। स्टूडेंट्स इन सब को टोटल करें, यहां से देखें, स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू एंड 4 वैल्यू, ये सारी वैल्यूज टोटल कितनी है, डेल्टा एच एक्स है। तो अब आप क्या करेंगे, 108 प्लस 496 प्लस enthalpy of atomization is 121 for chlorine and -349, तो डेल्टा एच एक्स वैल्यू इज प्लस 376। स्टूडेंट्स अब इस रिलेशनशिप में वैल्यूज लगा दें, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज -411 माइनस प्लस 376 और प्लस माइनस माइनस हुआ
तो ये 787 आ गया। स्टूडेंट्स इस तरह से आप लेटेस्ट एनर्जीज को मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि लेटेस्ट एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन है, यूज हाइपोथेटिकल डाटा टू कैलकुलेट लेटेस्ट एनर्जी एंड डिफरेंट इक्वेशंस आर गिवन एंड ऑप्शंस आर गिवन कि कौन सी लेटेस्ट एनर्जी करेक्ट है। स्टूडेंट्स सिंपलेस्ट इज दैट कि लेटेस्ट एनर्जी के लिए आपका रिलेशनशिप है, लेटेस्ट एनर्जी इज डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप डेल्टा एच एफ मेजर कर लें, ये एक बड़ा सिंपल सा हिंट है। सबसे पहले डेल्टा एच एफ ढूंढें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होती है? एलिमेंट से 1 मोल कंपाउंड बनना। तो स्टूडेंट्स पहली ही जो रिलेशनशिप है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए है, दैट इज 400 माइनस 400। स्टूडेंट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अलावा जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी? वो सारी की सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स डेल्टा एच एक्स में शामिल होंगी। वो एटोमाइजेशन और आयोनाइजेशन होगी, वो एटोमाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो स्टूडेंट्स डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स, स्टूडेंट्स ये देखें 100, 400, 100, 600 और माइनस 350, तो ये माइनस 250 बचा, प्लस 250 बचा। तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस, तो ये टोटल हो गया माइनस 650 किलो जूल्स पर मोल एंड ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। तो हिंट क्या है? सिर्फ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ढूंढ लें और बाकी सारों को टोटल करके ये जो गिवन फार्मूला है इसमें वैल्यू अप्लाई कर दें। स्टूडेंट्स ये तो लेटेस्ट एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चन थे। मैं पिछले चैप्टर्स में टॉपिक्स में आपको लेटेस्ट एनर्जी के क्वेश्चन करवा चुका हूं, किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, किसकी लेटेस्ट एनर्जी कम है। स्टूडेंट्स अब हम कुछ और भी क्वेश्चन रिलेटेड टू थर्मो केमिस्ट्री कर लेते हैं, उसके साथ आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। कुछ चीजें अभी भी अनआंसर्ड हैं, वो अभी भी आपको समझने की जरूरत है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप इन्हें फॉलो करें। एक रिएक्शन है PCl5 प्लस PCl3 प्लस Cl2। स्टूडेंट्स ये एक रिएक्शन हुआ, गैस गैस एंड गैस। अब आप ये भी बताएं, इसमें कुछ और डाटा दे दें आपको। फास्फोरस क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 330 है, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 240 है, और हाँ ये दो चीजें गिवन है। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन क्या है? पहला बताएं ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। दूसरा ये बताएं कि इसकी डेल्टा एच वैल्यू कितनी है। स्टूडेंट्स अब ये देखें, अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो PCl5 इज लाइक दिस, और ये कन्वर्ट हो गया PCl3 में। प्लस Cl2 में। तो स्टूडेंट्स अब आप गौर करें कि हुआ क्या है, चेंज क्या आई है? दो फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो गए। स्टूडेंट्स दो क्लोरीन अलहदा हो गए ना जब, तो बाद में वो दो क्लोरीन आपस में भी मिल गए और उन्होंने बॉन्ड बना लिया इन दी फॉर्म ऑफ Cl2। तो ये दो चीजें अगर आपने पिक कर ली हैं तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि फास्फोरस क्लोरीन की एनर्जी कितनी है? 330। बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज अ पॉजिटिव चेंज, तो 330। स्टूडेंट्स दूसरे फास्फोरस क्लोरीन के बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी कितनी हो गई? 330। और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 240। स्टूडेंट्स ये बॉन्ड बना है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो ये 240 हो गया। स्टूडेंट्स अब आप इन सारों का डिफरेंस नोट कर लें, ये 660 माइनस 240 है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 420 किलो जूल्स पर मोल, और ये पॉजिटिव है तो इंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव एंड इट्स आंसर इज 420 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको इसका आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट इज
एक आपको चेंज बता रहे हैं CH3COO नेगेटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव एक्वस. Its delta H value is negative beta, positive Charlie. Both possible. डेल्टा नन, यानी इसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं आती. स्टूडेंट्स, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बना हुआ है और यहां पर ये बॉन्ड अलग हो चुका है. सो ये बॉन्ड डिसोसिएशन हुई और बॉन्ड ब्रेकिंग के की तरह है ये. तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज अ पॉजिटिव चेंज. सो इट्स डेल्टा एच वैल्यू वुड बी पॉजिटिव वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इंथैल्पी of combustion of delta Hc for graphite. Enthalpy of combustion of graphite is minus 393.5 kilojoule per mole. Enthalpy of combustion for diamond is 395 किलोजूल पर मोल. स्टूडेंट्स, ये डाटा गिवन है. अब आप आंसर करें विच इज करेक्ट. ऑप्शन अल्फा, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल. बीटा, diamond is more stable. Charlie, both are equally stable. स्टूडेंट्स, इसको समझें. दोनों की कंबसन वैल्यूज गिवन है और दोनों की वैल्यूज नेगेटिव हैं. स्टूडेंट्स, ज्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है, इस तरह की चीजों को आप कैसे पिक करेंगे. स्टूडेंट्स, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझिए. मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट की कंबसन से प्रोडक्ट क्या बनेगी, CO2. और डायमंड की कंबसन से प्रोडक्ट क्या बनेगी, अगेन CO2. स्टूडेंट्स, मैं इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से शो करवा देता हूं क्योंकि हमने इन दोनों के डिफरेंस को देखना है. इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी है. स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक और भी लेवल बना देता हूं. एक पे G लिख देता हूं ग्रेफाइट और एक पे क्या लिख देता हूं, डायमंड. स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट में एनर्जी चेंज कम है और डायमंड में एनर्जी चेंज ज्यादा है. ये आपको डिफरेंस से ही नजर आ रहा है और वैल्यूज भी गिवन है. स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि प्रोडक्ट दोनों का सेम लेवल पे है और सेम प्रोडक्ट है. अब ग्रेफाइट की एनर्जी चेंज कम है, इसका मतलब है ग्रेफाइट और CO2 का डिफरेंस कम है और डायमंड और CO2 का डिफरेंस ज्यादा है. क्योंकि एनर्जी चेंज ज्यादा है तो डायमंड ऊपर बना. स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट नीचे है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है. डायमंड ऊपर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी वो लेस स्टेबल होगा. तो विच इज मोर स्टेबल, स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल. ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल. स्टूडेंट्स, ये थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम. ग्रेफाइट इज थर्मली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द डायमंड. ये आइडिया कहां से मिला है हमें, उनकी कंबस्शन वैल्यूज से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, delta HF values are given. Identify more stable प्रोडक्ट. ये XYZ कुछ भी हैं, इनकी डिफरेंट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है.
कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, ये एनर्जी से चेक करें स्टूडेंट्स। इट इज प्लस 68.8 किलो जूल पर मोल। बीटा इट इज माइनस 90 किलो जूल पर मोल। चार्ली इज प्लस 21.4 किलो जूल पर मोल and delta is minus 94 किलो जूल्स पर मोल। स्टूडेंट्स पहले आप जो क्वेश्चन देख रहे थे ये देखें, कंफ्यूजन ना हो जाए। हम स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे थे। जिस रिएक्टेंट में अगर एनर्जी चेंज ज्यादा नजर आई है, आपको नेगेटिव डेल्टा एच ज्यादा नजर आई है, तो रिएक्टेंट कम स्टेबल था और जिसकी एनर्जी चेंज कम थी वो ज्यादा स्टेबल था। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रोडक्ट का पूछा गया है, अब रिएक्टेंट का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब आप इसको दोबारा से ऐसे ड्रा कर लें स्टूडेंट्स। अगर ये चारों डिफरेंट रिएक्शंस हैं तो एक का प्रोडक्ट सपोज करें ए ऑप्शन स्टूडेंट्स, दूसरे का कोई रिएक्शन बी, तीसरे का कोई रिएक्शन सी और चौथे का कोई रिएक्शन डी। ये ए बी सी डी ये कुछ भी है स्टूडेंट्स। अब आप रिएक्टेंट का नहीं पूछ रहे, ये फिर याद रख लें। अब क्वेश्चन किसका पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट का। ए की एनर्जी सबसे कम है, बी की ज्यादा है, सी की ज्यादा है और डी की सबसे ज्यादा है। स्टूडेंट्स ये एक्सोथर्मिक को हमने शो किया है, एक्सोथर्मिक में आप ये देखें कि सबसे बड़ा गैप किसके लिए आएगा, ए के लिए। ये नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू होगी, नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू। स्टूडेंट्स जिसकी नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो एनर्जी लेवल में सबसे नीचे होगा, प्रोडक्ट में वो एनर्जी लेवल में सबसे नीचे होगा और जो एनर्जी में सबसे नीचे होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सो ऑप्शन इज डेल्टा। स्टूडेंट्स इसके बाद माइनस 90 आएगा और उसके बाद कौन आएगा, प्लस 21 और उसके बाद आएगा प्लस 68। मैं लिख देता हूं माइनस 94 सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद माइनस 90, उसके बाद प्लस 21.4 और सबसे अनस्टेबल प्लस 68.8। स्टूडेंट्स एंडोथर्मिक जो होते हैं उनका प्रोडक्ट एट हायर एनर्जी लेवल होता है और जिनका प्रोडक्ट एट हायर एनर्जी लेवल होगा डेफिनेटली वो कम स्टेबल होंगे। तो यहां पर इस ग्राफ की आपको आई होप सो समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट्स अगर अभी भी समझने में मसला है तो आपको मैं एक सिंपलेस्ट टिप बता देता हूं, आप वो टिप नोट कर लें। डेल्टा एच एफ के हवाले से स्टेबल प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डेल्टा एच एफ और स्टेबल प्रोडक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव डेल्टा एच एफ। यानी अगर नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन अगर पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। तो स्टूडेंट्स अब आप देख लें नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा ये थी इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा ये थी तो इसकी स्टेबिलिटी वैल्यू यानी स्टेबिलिटी सबसे कम है। आई होप सो कि आप इस ट्रिक से आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के हवाले से है। स्टूडेंट्स अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन हो तो तब भी स्टेबल प्रोडक्ट कैसे लोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डेल्टा एच आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड पॉजिटिव डेल्टा एच आर। प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो वो ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव वैल्यू कम होगी तो वो कम स्टेबल है। और रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो वो कम स्टेबल है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को और पिछले क्वेश्चन को कंपेयर कर लें तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा। डेल्टा एच एफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0 फॉर डैश एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। NH4Cl, बीटा
H2O, Charlie, iron, delta, all same. Students, delta HF for element at standard condition is 0. Why? स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन में आयरन सेलेक्ट करेंगे, क्यों? आयरन की इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन ये है कि 1 मोल प्रोडक्ट बनाएं फ्रॉम एलिमेंट। तो आपने बनाना क्या है? एलिमेंट। बनाना किससे है? एलिमेंट से, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इसका मतलब है ओवरऑल कोई चेंज ही नहीं आई। आयरन को आयरन में कन्वर्ट करना है तो कोई चेंज नहीं आई, सो इट्स इंथाल्पी चेंज इज 0, यानी किसी भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड कंडीशन पर इंथाल्पी चेंज 0 होगी। अगले क्वेश्चन पे चले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट इज इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr फॉर HBr। और स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज गिवन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी और ब्रोमीन ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी, और तीसरी वैल्यू है हाइड्रोजन और ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी। स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज 300, bromine bromine is 100, all these are in kilojoules per mole, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा, and HBr is 250 किलोजोल पर मोल। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? -50, ऑप्शन बीटा है +50, चार्ली है -100 और डेल्टा है +100। स्टूडेंट्स इस चेंज को लिखें H H प्लस Br Br गिव 2 HBr, ये बैलेंस इक्वेशन लिख ली। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और हाइड्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो H बॉन्ड ब्रेकेज की वैल्यू क्या होगी? +300, और ब्रोमीन ब्रोमीन की वैल्यू कितनी होगी? +100, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और HBr का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो फॉर्मेशन इज नेगेटिव वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है? 250। और स्टूडेंट्स ये 1 मोल नहीं है, कितने बन रहे हैं? 2 मोल। तो आप इसको टोटल करें, +300 +100 और -500, तो ये क्या बना? +100। स्टूडेंट्स ये कितने मोल के लिए है? 2 मोल्स के लिए। और इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज फॉर 1 मोल, किलो जूल्स पर मोल। तो फॉर 1 मोल डिवाइड 100 विद 2, क्योंकि ये 2 मोल की है, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 50 किलो जूल्स पर मोल। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू 50 किलो जूल्स पर मोल होगी, एंड ऑप्शन इज ऑप्शन, sorry, this is not minus, this is not plus, this is -100, और ये भी -50। स्टूडेंट्स -500 और +400 था, तो -100 बचा 2 मोल के लिए। फॉर 1 मोल लेंगे तो इट इज -50। ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है डेल्टा HC इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर डायमंड इज 400 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। व्हाट इज इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर 6 grams ऑफ डायमंड? ऑप्शन इज 100 किलोजूल, बीटा 200 किलोजूल,
Charlie, it is 300 kilojoule, and delta it is 400 kilojoule. स्टूडेंट्स डायमंड क्या है? कार्बन, उसका 1 मोल कितना है? 12 ग्राम। 1 मोल की कंबशन की वैल्यू कितनी है? 400। स्टूडेंट्स इसको हाफ कर दें 6, तो इसको भी हाफ कर दें 200। सो ऑप्शन इज 200। स्टूडेंट्स ये नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा? इट इज इन नेगेटिव। चूंकि ऑप्शंस में लिखा नहीं हुआ एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, चूंकि हमने मेंशन नहीं किया हुआ तो इसलिए हमें 200 वाली वैल्यू को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। For given reaction, Q is C into delta T. Units of specific heat are, option is kilojoule per gram, beta kilojoule per Kelvin, Charlie is kilojoules, and delta option is kilojoules per joule. स्टूडेंट्स ये C क्या है? C है M इंटू S। स्टूडेंट्स ये मैंने पहले भी इस लेक्चर में सॉल्व किया है। M मैस है तो ये ग्राम है। S के यूनिट क्या है? स्पेसिफिक हीट के, ये है जूल्स और किलो जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स ये कट गया, तो किलो जूल पर केल्विन, ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। ये भी हमने सॉल्व कर दिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। इफ कार्बन हाइड्रोजन carbon hydrogen bond energy is taken as X positive X, which represent delta H is equal to 4 positive X. 4 positive X. Options are carbon gas into 4 carbon gas plus 4 hydrogen gas, it give CH4 gas. Beta option, CH4 gas, it give carbon solid plus 4 H gas. Charlie, it is CH4 gas into CH4 liquid, and delta option is carbon solid plus 2H2 gas, it give CH4 गैस। स्टूडेंट्स पहले तो ये देखें, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए यानी पॉजिटिव हो सकती है, तो पॉजिटिव एक्स। स्टूडेंट्स इसके लिए पहली वाली ऑप्शन में देखें तो ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसके अगर कार्बन और हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड बन जाएं तो ये तो -4x होनी चाहिए। दूसरी ऑप्शन को देखें, कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड हैं और प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, उनमें कोई बॉन्ड नहीं। मतलब ये हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन के चारों बॉन्ड ब्रेक कर दें, तो स्टूडेंट सारे के लिए +x 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 और +x, तो फिर यही ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन इज बीटा। डेल्टा क्यों नहीं? स्टूडेंट्स गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना ये एक्सोथर्मिक चेंज होती है और इसमें बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे। और डेल्टा स्टूडेंट्स इसमें चेंज क्या है कि हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं जो कि वैल्यू ही नहीं गिवन, और कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये वाली चेंज भी नहीं हो सकती। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन
बीटा। अब स्टूडेंट्स इस यूनिट के लिए आपके लिए आखिरी क्वेश्चन लिख रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सोथर्मिक, विच ऑफ फॉलोइंग is not exothermic. Option are freezing, option beta condensation, Charlie liquefaction, and delta option is all of these or negative delta H, यानी all of these are exothermic. स्टूडेंट्स फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक है, कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक है, लिक्विफिकेशन ये भी एक्सोथर्मिक है. स्टूडेंट्स ऑप्शन इज डेल्टा, ऑल आर एक्सोथर्मिक. इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो एक्सोथर्मिक ना हो. स्टूडेंट्स ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि कौन कौन से प्रोसेसेस हमेशा नेगेटिव एच होते हैं, कौन से हमेशा पॉजिटिव एच होते हैं. तो स्टूडेंट्स ये हमने डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. आई होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए थर्मोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बड़ा हेल्पफुल होगा. और अगले लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इंतज़ार करें. हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले यूनिट की तरफ अगले लेक्चर में आएंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.